हाय माय लिटिल बुकवर्म्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड मैंने रिसेंटली अपना यूजीसी नेट क्लियर करा है। इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट बिकॉज जब मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था जून वाला तो वो कैंसिल हो गया था और मेरा उसी टाइम पे एक्सीडेंट भी हो गया था। मतलब जिस दिन एग्ज़ाम था उसके नेक्स्ट मतलब उससे एक दिन पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और मैंने एग्ज़ाम तो दिया था, मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाता। 110 क्वेश्चंस मेरे उसमें करेक्ट थे, बट फिर यूजीसी ने वो कैंसिल कर दिया आउट ऑफ रूमर्स एंड ऑल। और फिर उसके बाद मेरे को चोट में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी बिकॉज़ मेरे को लिगामेंट इंजरी थी और मेरा एक जो नर्व है ना वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई थी, तो जिसकी वजह से पैर मुड़ नहीं रहा था। और अब वो जो लिगामेंट इंजरी थी वो थर्ड ग्रेड की लिगामेंट इंजरी थी। तो जहाँ पे मैंने दिखाया था वहाँ पे सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन ही कराना होगा और उसके लिए पैर मुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो जो नर्व मेरी स्टिफ हो गई थी उसकी वजह से मेरा लेग नहीं मुड़ पा रहा था और उसकी वजह से मेरे को ऐसा पेन होता था कि जैसे कोई मेरी 3-4 हड्डियाँ ना एक साथ तोड़ रहा है। तो इस वजह से मैं एग्ज़ाम फिर जो भी मैंने सितंबर वाला अटेम्प्ट दिया, जो जून वाला हुआ था, और फिर जो दिसंबर वाला दिया उसको मैं ढंग से नहीं कर पाई क्योंकि मेरा पैर ही 4-5 महीने में जाके मुड़ा था एंड एवरी डे वाज वेरी पेनफुल। तो मैं वहाँ पे ढंग से नहीं कर पाई थी। बट दिस टाइम आई प्रिपेयर्ड वेल क्योंकि अभी मैं वैसे भी हेल्दी थी और फिज़िकली भी, और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। तो मुझसे हो नहीं पा रहा था, मैं कॉपी लेके पूरा दिन बैठी रहती थी। कहाँ मैं एक दिन में 15 टॉपिक कर सकती हूँ और मैं वहाँ एक भी टॉपिक नहीं कर पा रही थी। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने कैसे अपना नेट क्लियर करा। बिकॉज़ मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हमारी फील्ड में हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेज, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, फिर आप लोगों के पास जो बैकअप ऑप्शन है दैट इज़ नेट, या फिर आप लोग बीएड करके अपनी टीचिंग शुरू कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट हेल्प स्टूडेंट्स, अदर पीपल जस्ट लाइक मी। और मुझे ये भी पता है कि यूपीएससी और नेट का सिलेबस बहुत डिफरेंट हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन, स्पेशली अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मेंस तक नहीं पहुँचे हो, तो वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू टेल यू गाइज कि मैंने प्रिपरेशन कैसे करी और हाउ आई स्कोर्ड 50 में से 40 मार्क्स इन, मतलब 50 में से 40 क्वेश्चंस मैंने कैसे सही करे अपने, जो मेरा उसका पेपर था, पेपर 1 जो है। और मैंने थोड़ा सा ना इस बार मेरी प्रिपरेशन पेपर 2 की कम रह गई, इसलिए मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। मेरे उसमें सिर्फ 73 क्वेश्चंस ठीक थे मेरे पेपर में, वरना हर बार 80 to 85 क्वेश्चंस ठीक हो रहे थे। लेकिन क्योंकि इस बार मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान पेपर 1 पे दे दिया, पेपर 2 को बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया था, तो इसलिए मेरे 73 क्वेश्चन उसमें सही हुए, वरना इस बार जेआरएफ भी हो जाता। बट आई एम श्योर कि दिसंबर में हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं एंड आई टेल यू गाइस कि मैंने कैसे प्रिपेयर करा। तो इस पार्ट को हम 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक पेपर 1 की तैयारी का और पेपर 2 जो कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है। सो ऑफ स्कोर 97% इन यूजीसी नेट, 97 परसेंटाइल आई है मेरी यूजीसी नेट में। एंड फॉर पेपर 1 मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि देखो मुझे ना डीआई और मैथ्स नहीं आता था, मेरा डीआई और मैथ्स, और मैं आई गेस सारे सोशल साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि उनके लिए डीआई और मैथ्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या करा, मैंने ना सबसे पहले जो ईजी सब्जेक्ट्स थे उनसे शुरू करा। मैंने शुरू करा कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट। अगर आप पेपर 1 उठा के देखो उसमें सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट कोई है तो दैट इज़ कम्युनिकेशन। तो मैंने कम्युनिकेशन से शुरू करा, वहाँ से मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू करा कि हाँ ठीक है ये इजी है। कम्युनिकेशन हार्डली 3-4 दिन में कवर हो जाता है, उसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मेरे स्कूल में ना ऑलरेडी कम्युनिकेशन के ऊपर क्लासेस होती थी। आई हैव स्टडी फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे ना कम्युनिकेशन की ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस, मतलब क्लासेस होती थी, बिजनेस कम्युनिकेशन सिखाया जाता था। तो कम्युनिकेशन वाला पार्ट मेरा ऑलरेडी वहाँ से कवर्ड था, तो मेरे लिए वो एक रिविजन टाइप था। फिर जो डीआई और मैथ्स का पोर्शन है उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने हर रोज़ 3 घंटे, मतलब 2 घंटे डीआई के लिए, 1 घंटा मैथ्स के लिए, ये हर रोज़ 3 घंटे मैंने सिर्फ डीआई और मैथ्स के लिए निकाले। उनमें डीआई और मैथ्स की प्रैक्टिस करी। और मुझे क्योंकि डीआई और मैथ्स नहीं आता था तो मैं खुद से नहीं कर पा रही थी, इसलिए आई जॉइंड कोचिंग। मैंने अनअकैडमी से रजत सर से पढ़ाई करी। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, वो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। और मैं कोई ऐसे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट वो ना इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मुझे डीआई और मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था एंड दिस टाइम मेरा एक भी क्वेश्चन डीआई और मैथ्स से गलत नहीं था। तो अब आप लोग खुद ही सोच लो कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। वो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, जैसे आप बच्चे हो एकदम, ऐसे पढ़ाते हैं कि ये फार्मूला भी क्यों आया, जिससे कि बहुत ईजी हो जाता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना।
तो DI और मैथ्स के लिए मैंने डेली उसको 3 घंटे दिए। और साथ में ना क्या होता था कि जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे कि आपने PYQs भी सॉल्व कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि यार ये अभी भी दिमाग में नहीं बैठ रहे हैं, इसके लिए आपको और क्वेश्चंस की ज़रूरत है। तो मैं क्या करती थी कि वो जो क्वेश्चंस है ना उनको लेकर उस क्वेश्चन की फ़ोटो लेकर और उसको ChatGPT पे डाल देती थी। फिर ChatGPT मेरे को सिमिलर क्वेश्चंस दे देता था, तो मैं उससे ना टॉपिक पे अपने पकड़ बना लेती थी। तो ये था मेरा DI और मैथ्स को सॉल्व करने का पैटर्न। और ना आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप DI और मैथ्स स्टार्टिंग में करोगे ना, आपको अगर नहीं आती है DI और मैथ्स, तो आप उसको जब स्टार्टिंग में करोगे ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मुझसे तो हो नहीं रहा, या मुझसे वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। बच्चे जवाब दे रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लास में होती थी तो बच्चे जवाब दे रहे होते थे कि इसका तो आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा अंडर कॉन्फिडेंस सा फील होता था कि यार बच्चे जवाब दे रहे हैं, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, क्या बात है। बट फिर मैंने खुद को समझाया कि ठीक है, आई एम न्यू टू दिस, मुझे टाइम लगेगा सीखने में, और मुझे हार नहीं माननी है। आई डोंट हैव टू गिव अप देयर कि अगर मुझसे आज सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे वो कल भी सॉल्व नहीं होगा। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। जब आप करते हो ना, उसको रेगुलरली प्रिपेयर करते हो, तो आपसे सॉल्व भी होने लगता है, आपसे खुद सॉल्व होने लगता है। तो मैंने ना उसको रेगुलर रखा। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या आपको आता नहीं है। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। और मैंने ना ये भी देखा है कि जो बच्चे हैं ना, वो DI और मैथ्स को यूजुअली छोड़ना पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा करना पसंद नहीं करते, बिकॉज़ उनको लगता है कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, मैं इसमें इतना दिमाग भी क्यों लगाऊं। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसके बिना आप 40 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आप 40 क्वेश्चंस तक या 40 से ऊपर क्वेश्चंस तक आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हो अगर आप DI छोड़ दोगे तो। और आप खुद ही सोचो ना कि DI आपका सिर्फ 40 क्वेश्चंस तक पहुँचने का रास्ता नहीं है, बट वो पेपर में सबसे पहली चीज़ है। तो वो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगा। अगर आप पेपर की सबसे पहली चीज़ छोड़ दोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है ना, तो हमें जो आते हुए क्वेश्चंस हैं हम वो भी गलत कर देते हैं। जहाँ पे हमें थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी होती, हम उसको भी गलत कर देते हैं, बिकॉज हमारा पहले ही जो माइंड है वो अंडर कॉन्फिडेंस में चला गया कि यार पेपर नहीं होने का। तो इसलिए आपको DI और मैथ्स ज़रूर से ज़रूर करना है। इट विल टेक टाइम बहुत। आपको थोड़ा मतलब सबका टाइम सबको अलग लगता है, सबकी कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ अलग होती हैं, तो आपको भी टाइम लगेगा, बट यू हैव टू कंसिस्टेंटली डू इट। और ये नहीं कि मैंने क्या करा था, जो दिसंबर वाला टाइम था मेरा, उसमें ना मैंने 15 दिन पहले DI करना छोड़ दिया था। आपको मेरी जैसी गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है, वो भी नहीं करनी है, क्योंकि आप कंसेप्ट भूल जाओगे। आपको मैथ्स और DI एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए, आपको अपने एग्ज़ाम के एंड तक भी करनी है। इनफैक्ट जब आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आपको एक DI ज़रूर सॉल्व करना है। अपने दिमाग में सॉल्व कर लो। जब आप DI और मैथ्स के लिए पूरे परफेक्ट हो जाते हो ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ के भी इसको सॉल्व कर सकते हो कि हाँ इसमें ये चीज़ अप्लाई होगी, ये चीज़ अप्लाई होगी। उसके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये ऐसे ऐसे होगा। फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो नेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जो मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाए, दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा कवरेज आ रही है, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से भी एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग है उससे भी एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड करा, उसमें थ्योरी और आजकल न्यूमेरिकल्स भी बहुत आ रहे हैं, तो मैंने उसकी न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों पार्ट कवर करे हैं। और इस बार तो मेरे वाले पेपर में, जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, उसमें न्यूमेरिकल्स ही थे। DI उससे रिसर्च एप्टीट्यूड से 3 न्यूमेरिकल्स आए थे, और बाकी कोई वो नहीं आया था, थ्योरी नहीं आई थी। तो जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ ज़्यादा चले जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे भी डरना मत प्लीज़। उसके न्यूमेरिकल्स कोई बहुत ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं है, आप लोग आराम से कर लोगे। आप अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। जिन लोगों को कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करनी है, और जिन्हें कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो वो लोग आपको करा ही देंगे। न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे पोर्शन उनके लिए सब कुछ अलग कराते हैं। और फिर जो लॉजिकल रीजनिंग है वो मैंने ऐसे करी कि लॉजिकल रीजनिंग करने का बेस्ट तरीका ये है कि आपने आज जो टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ा, आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के उसी दिन थोड़ा 1 घंटे का गैप देके अपने PYQ सॉल्व करो, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के PYQ सॉल्व करो। और फिर जो भी अलग अलग क्वेश्चंस अगर आपको कहीं मिल रहे हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है तो आप वहाँ से सॉल्व करो, या फिर आप वो ChatGPT को क्वेश्चन दे सकते हो। मैंने बहुत करा है, मैंने इस वाली चीज़ के लिए ChatGPT की बहुत हेल्प ली है कि अगर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के क्वेश्चन है तो मैंने उसको बता दिया कि ये क्वेश्चंस हैं और मुझे इसके सिमिलर क्वेश्चन चाहिए, सो दैट आई कैन पुट अ कमांड ऑन इट। ठीक है, आई कैन हैव अ कमांड ऑन इट। तो वो मेरे को क्वेश्चन निकाल के दे देता था, एंड दैट इज़ हाउ आई हैव सॉल्व्ड माई लॉजिकल रीजनिंग। फिर बारी आती है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी वास्ट एंड अ वाइड सब्जेक्ट। तो मैंने उसके लिए क्या करा, मैंने ना उसमें जो सबसे पहले जो मेन टॉपिक्स हैं, मैंने PYQs उठा के देखे,
और PYQs, और जो ना आपके जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे वो भी आपको बताते हैं कि इन्वायरमेंट में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सबसे पहले वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करा, जैसे कि आपका डिजीज़ हो गया, आपका वाटर वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। मेरा इस बार वाटर वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चंस थे। डिजीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पल्यूटेंट्स हो गए ये सारे, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं ना ये इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये करके ना मैंने इसके जो PYQs हैं और साथ ही में जो वो मैराथन्स चलती है ना, मॉक टेस्ट जो चलते हैं वो लगाने शुरू करें। फिर ICT की बात आती है तो ICT के लिए भी आई डन द सेम थिंग, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आता है नंबर सिस्टम से, तो आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल करना ही करना है। उसके अलावा उसके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि रैम रोम हो गए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गए, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, और इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, जो कि हर बार आते हैं। सॉफ्टवेयर्स, आपके वायरसेस, ये आपको पक्के करने ही करने हैं। आपने ये पक्के कर लिए ना तो आपका 70, आपका नहीं 70 भी नहीं, आपका 80 to 90% पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आपकी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो भी कर लेना, उनको भी कर लेना। तो इस तरह से आपका ICT पूरा हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ICT, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये लोग ये इतने डिफ़िकल्ट पेपर्स नहीं हैं। आपको बस इनके लिए राइट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इनमें से जो आपका एनवायरनमेंट और ICT है ना, उसमें आप पहले शुरू करना उन टॉपिक से जो कि मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप मेन टॉपिक से शुरू करोगे ना, उनको करना शुरू करोगे, फिर आप जब आप PYQs लगाओगे तो आपका वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा सब्जेक्ट में। अगर आपको वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग भी नहीं रहा होगा ना, तो भी आपका इंटरेस्ट बिल्ड होने लगेगा कि यार ये तो मेरे को आ रहा है, ये तो मैं कर लूँगी, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको पहले जो मेन टॉपिक्स हैं वो करने हैं, उनके फिर PYQs लगाने हैं। वहाँ से आपको वो जो मेन टॉपिक में से आप करोगे ना, आपके कम से कम 50-60% PYQs सॉल्व हो रहे होंगे, बल्कि 60-70% सॉल्व हो रहे होंगे। और फिर जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है आपको फिर वो कवर करना है। और फिर जो मेरा हायर एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड की जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी रखी वो ये थी कि मैंने उसमें सिर्फ PYQs लगाए हैं। और PYQs अपने आप से नहीं लगाए हैं मैंने, जो PYQs यूट्यूब पे टीचर्स करा रहे हैं ना, मैंने वहाँ से करें। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो जो PYQs होते हैं ना, उसमें जो भी ऑप्शंस होते हैं ना, वो जो टीचर्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो हायर एजुकेशन ना एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरा जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हमारी सोशल साइंस का सब्जेक्ट ऑलरेडी इतने फैक्ट बेस्ड है, वहाँ से क्वेश्चन इतने ज़्यादा फैक्ट बेस्ड आ रहे हैं। एंड हायर एजुकेशन इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट जहाँ से बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड आ रहे हैं। तो आई वाज लाइक क्या मैंने अभी इतने सारे पॉलिटिकल साइंस के फैक्ट्स लर्न करे हैं, हायर एजुकेशन के फैक्ट्स कैसे लर्न करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो आई स्टार्टेड डूइंग PYQs। मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी वही करा, बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ अ वेरी कॉमन, इट इज़ अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। तो मैंने उसके PYQs लगाए ना, तो वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे वहाँ से PYQs मार्क करना। कुछ कुछ टेक्निकलिटीज़ थी, और वो आपको जब वो यूट्यूब पे यूट्यूबर्स जो टीचर्स हैं वो करा रहे होते हैं ना, तो वो आपको उसको सही से करा देते हैं। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। आपको खुद पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि जो 10 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से मेरे जो सबसे पक्के सब्जेक्ट होने चाहिए वो होने चाहिए जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, जैसे कि DI, मैथ्स, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका लॉजिकल रीजनिंग, एनवायरनमेंट, ICT, ये मैंने एकदम पक्के कर लिए थे कि मैं यहाँ से कोई क्वेश्चंस गलत ना करूँ, बिकॉज यही आपका अलोन आपको एटलीस्ट 35 से 40 तक पहुँचा देंगे, आपको 35 तक तो एटलीस्ट पहुँचा ही देंगे आपको। और फिर जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इतना कुछ टफ नहीं आता है, उसके लिए बस बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ। क्वेश्चंस क्या है वो हम बचपन में भी करते थे, सभी बच्चे करते थे बचपन में जब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता था, कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, और फिर उसके बाद आप पैराग्राफ उसी हिसाब से पढ़ते हैं। मैंने भी वही करा। लेकिन इस बार मैंने क्या देखा ना कि इस बार थोड़ा सा मुझे पैटर्न में चेंज दिखाई दिया। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ रखा था जिसमें उन्होंने पूछ रखा था कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या सेंस बनेगा इस वर्ड का, या इस वर्ड का सिनोनियम क्या है मेरे वाले पेपर में। तो आई थिंक कि वो ऐसे क्वेश्चंस और पूछने वाले हैं, एंड फॉर दैट मैं ये करूँगी अब कि मैं अपनी जो वोकैबुलरी है उसको स्ट्रॉन्ग करूँगी। मैं रोज़ कुछ 10 वर्ड्स लिख लिया करूँगी, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लिख लिया करूँगी, और उनको रोज़ रिवाइज़ करा करूँगी। एंड दैट इज़ हाउ आई एम गोना डू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नाउ, बिकॉज आई थिंक वहाँ से और क्वेश्चंस आने वाले हैं ऐसे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सी, द प्रिपरेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप लोग ने जो ऑलरेडी आपको सिलेबस दे रखा है वो आपने कितना पढ़ लिया, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप PYQs देख रहे हो और आप देख रहे हो कि क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या नई चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आप उसके बारे में और भी जानो और भी समझो और उसको और भी पक्का कर लो। दैट इज़ हाउ यू क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है। तो दिस वाज फॉर द पेपर 1। और अगर हम इसको एक शॉर्ट समरी में कंबाइन करें
तो हमको ये है कि हमको जो DI और मैथ्स है वो करना ज़रूर है, हमको वो कंसिस्टेंटली करना है। और पहले हमें उसको पहले अपने आप को प्रेशर नहीं करना है कि हमको वो जल्दी जल्दी ये सॉल्व हो जाना चाहिए, हमें अपना टाइम लेना है। और फिर जब हमें वो सॉल्व होने लगे तो उसके बाद हमको एक अपना सॉल्व करते वक्त ये देखना है कि हम कितना टाइम ले रहे हैं, तो हमें उसको टाइम को भी रिड्यूस करना है। देन जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट हो गया, ICT हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ से हमको मेन टॉपिक्स पहले कवर करने हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड आपको इसमें वास्ट टॉपिक इतना वास्ट नहीं है, आप दोनों कर लोगे, थ्योरी और न्यूमेरिकल। इसमें न्यूमेरिकल ज़रूर आपको ध्यान रखने हैं। और लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का ये एक कंसेप्ट है कि आपको लर्न करना है ना, आपको PYQ सॉल्व करने हैं, लर्न करना है, PYQ सॉल्व करने हैं। और हायर एजुकेशन भी आप ऐसे ही कर सकते हो, आप डायरेक्ट PYQs उसके सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद आप लर्न कर सकते हो। क्योंकि कई बार जब चीज़ें नहीं आ रही होती ना, तो आप उसको PYQ सॉल्व करो तो वो ना आपके दिमाग में, आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है और वो आपको ये बता देता है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम रिटेन करके रख लेंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ अपने सब्जेक्ट की, जो मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, एंड हाउ आई हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 73 क्वेश्चंस इन इट। 73 क्वेश्चंस वर करेक्ट और 2 ड्रॉप हुए थे, तो 75 क्वेश्चंस। तो उसमें मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मेरा जो सब्जेक्ट था वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए मैंने इस बार उसको शायद इतना निगलेक्ट कर दिया था। लेकिन मैंने उसमें क्या रखा, क्योंकि जो पैटर्न है हमारे सब्जेक्ट का वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। इट हैज़ ऑल बिकम फैक्ट बेस्ड एंड आई डोंट नो व्हाई इट हैज़ बिकम फैक्ट बेस्ड, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। तो वो फैक्ट बेस्ड हो गया है। तो मैंने जितने भी फैक्ट्स थे ना, वो सब एक जगह पे उतार लिए। मेरी एक पूरी नोटबुक है जिसमें सिर्फ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस की नोटबुक अलग है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के फैक्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की अलग है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट्स हैं। एंड एक बुक एंड ऑथर्स वाली मैंने एक कॉपी बना रखी है, उसमें जितने भी IPT, WPT, पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के जितने भी बुक्स हैं और ऑथर्स हैं, उन सबको एक ही जगह पे लिख रखा है। तो मेरे पास बस ये 3 नोटबुक्स हैं अपनी उसकी पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की, और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अभी तो फ़िलहाल जो फैक्ट बेस्ड आ रहे हैं वो वहीं से आ रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की है इज़ दिस बुक ग्लोबल पॉलिटिक्स। छोटे से छोटा क्वेश्चन इज़ फ्रॉम हियर। अगर 21 क्वेश्चन इस बार इंटरनेशनल रिलेशन में से आए हैं, तो एटलीस्ट 11 से 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस बुक से हैं। आपको याद होगा इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीस ने EU कब ज्वाइन करा, यूरोपियन यूनियन ग्रीस ने कब ज्वाइन करा। आई शो यू द क्वेश्चन एंड आई शो यू वेयर इट इज़। सी 1981, अगर आप लोगों को यहाँ से दिखाई दे रहा हो, 1981 ये ग्रीस ने ज्वाइन करा। यहाँ पे EU के बारे में कि EU को किसने कब कब ज्वाइन करा, EU कैसे कैसे बना, क्या हुआ, इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ। और आपका जो क्वेश्चन आया था ना पिछली बार दिसंबर में दिसंबर में जो क्वेश्चन आया था कि चाइना ने कौन सी डेट में जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा था, और USA ने कब करा था, फ्रांस ने कब करा था, दैट इज़ ऑल्सो रिटन इन दिस बुक। मैंने उसके लिए एक छोटे से नोट्स बना रखे थे, इसी पे लगा दिए थे नोट्स बना के। आई हैव रिटन ऑल्सो हियर कि ये जो है यहीं से आया। दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जितने भी कोल्ड वॉर से रिलेटेड और आपके जितने भी World War I, World War II से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस बुक का पहला चैप्टर है। वहाँ पे 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं, वहाँ से आते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बुक की एक सीरीज़ लेकर आऊँ, क्योंकि ये बुक मुझे नहीं पता हर जगह अवेलेबल है या नहीं है, या कुछ बच्चे जिसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे इसको अफोर्ड कर भी सकते हैं तो उसको किस तरीके से पढ़ना है, तो मैं इस बुक के जितने भी आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सब कवर करूँगी। टेल मी अगर आप लोगों को ऐसी सीरीज़ चाहिए तो मैं ये सीरीज़ लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। एंड सेकेंडली आपको क्या करना है, जो IR की जो करंट अफेयर्स हैं या फिर जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं, जैसे पीछे जो प्रेसिडेंट हैं उनका बहुत ज़्यादा चल रहा था, द्रौपदी मुर्मू ने जो 14 क्वेश्चंस पूछे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, कि आप जो गवर्नर वाला जो केस चल रहा था कि उन्होंने बोला कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर बिल पास करना है, तो ये वाला जो केस चल रहा था। अब ये जो न्यूज़ है, आपको ठीक है ये न्यूज़ है, हमें मुद्दा पता होना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से क्या करना है, आपको ये देखना है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के क्या रिलेशंस हैं, ठीक है, और गवर्नर से रिलेटेड और भी कितने जजमेंट्स आ चुके हैं, और क्या आर्टिकल्स हैं, ये सब पूछता है।
जो यूजीसी है। और जो आईआर है आपका, अगर मान लो कि कोई भी दो कंट्री न्यूज़ में है, जैसे कि अभी फ़िलहाल इंडिया और यूके की जो ट्रेड पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपसे इंडिया और यूके की ट्रेड पॉलिसी नहीं पूछेंगे, आपसे जो उनके रिलेशंस रहे हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स रही हैं आपसे वो पूछेंगे, ठीक है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि भाई यूके की बहुत ज़्यादा बात हो रही है तो यूके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि यूके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पहले भी बहुत पूछ चुके हैं, है ना, जो कि वहाँ पे जुडिशरी कैसे इलेक्ट होती है, या फिर कौन ज़्यादा पावर में है, किसको ज़्यादा सॉवरेनिटी है, तो ये सब कुछ आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको न्यूज़ इस तरह से फॉलो करनी है कि अगर इस कंट्री के बारे में है तो इस कंट्री के बारे में आपको, यूएसए के बारे में है, फ्रांस के बारे में है, यूके के बारे में है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि फ्रांस कैसी कंट्री है, वहाँ पे कैसे पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, उसके हमारे साथ कैसे रिलेशंस हैं, और अभी हाल ही में अगर वो किसी के साथ एलाई में है तो किसके साथ है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो तभी आप फुल्ली प्रिपेयर हो सकते हो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, तभी आप वहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और इसी तरीके से जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसके जो जितने भी पीछे के बॉक्सेस हैं, कवर देम, प्लीज़ कवर देम, वहीं से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके मेंबर्स ऑफ लोकसभा, देन आपके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनमें कितनी एसटी कितनी एससीज़ के लिए सीट्स हैं, वो सब कुछ आपका पीछे से कवर है। उस बुक का जो बॉक्सेस होते हैं ना, हर चैप्टर के बाद जो बॉक्सेस होते हैं वो सब कुछ वहाँ से कवर है, तो उसको वहाँ से कवर करिए। फिर आपका जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया, यहाँ से आपको बुक्स और ऑथर्स कवर करने हैं। सी, अगर मैं अब से 2023 की बात करूँ तो मैं आपको ये नहीं कह रही होती कि आप फैक्ट्स कवर करो, मैं आपको ये कह रही होती कि आपको डीप स्टडी करनी है इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, इन सब की आपको डीप स्टडी करनी है। बट अब पेपर का पैटर्न इस हिसाब से चेंज हो चुका है दैट यू डोंट हैव टू डू डीप स्टडी। तो आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट के आपको एटलीस्ट ये तो होने चाहिए कि आपके जितने भी बुक्स और ऑथर्स हैं वो कवर होने चाहिए, उनकी वीकलीज़, उनके जर्नल्स, ये सब कुछ कवर होना चाहिए। फिर आपकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें भी बुक्स एंड ऑथर्स, और आपका जो बच जाता है जैसे कि गवर्नेंस है हमारा, जो लास्ट सब्जेक्ट है गवर्नेंस, वहाँ से भी आपको जो 5 ईयर प्लान्स हैं, उसके अलावा जो प्लान्स अलग अलग लोग लेकर आए, जैसे कि गांधी का प्लान था, एक सर्वोदय प्लान, इसके अलावा जो आपका पीएलआई है, आपका लोकपाल, लोकायुक्ता, सीबीआई, सीवीसी, ये सब कुछ आपको कवर करना है। और बस यही स्ट्रैटेजी है, कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अब आप लोगों को क्या बताऊँ कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कितना ज़्यादा कवर करना है, क्योंकि फैक्ट बेस्ड हो गया है, डीपली कुछ नहीं पूछ रहे हैं, तो आप फैक्ट्स आपको ढंग से कवर करने हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बार बहुत क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चंस थे कि जो ट्रम्प है वो अफ़गानिस्तान कब विज़िट करा, इंडिया कब, जो है इंडिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो कब अमेरिका गए। तो आपको ये भी मीटिंग्स ध्यान रखनी है, जो अब जैसे इंडिया और यूके का ट्रेड हुआ है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो ये याद रखना कि किस डेट को गए हैं, ये भी याद रखना प्लीज़ गाइस। और बस इसी तरह से आपको तैयारी करनी है, एंड आई होप यू गाइस विल प्रिपेयर वेल। और प्लीज़ मुझे बताना अगर आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स की ये सीरीज़ चाहिए, और आपको किसी भी और बुक की ये सीरीज़ चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की, ग्लोबल पॉलिटिक्स की, ताकि आपके पास एक जगह पे एक पूरी सीरीज़ हो, आप उसको लर्न कर सको, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द थ्योरी वाली क्लासेस। एंड बस दैट्स इट। ओके, बाय गाइस।